तो 10वीं कक्षा के सभी धुरंधरों, पढ़ाई वढ़ाई करो, आपका एग्ज़ाम आने वाला है। जैसे कि हम लोग पिछले वाले वीडियो में, जैसे हिंदी का वीडियो हो गया आपको, और इंग्लिश का वीडियो हो गया, और मैथ का वीडियो हो गया, ये आपको रेगुलर बेसिस पे मिल रहा है, ठीक है। तो उसी कड़ी में हम लोग क्या किए हैं, आज जो विज्ञान का भौतिकी वाला पार्ट है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, ठीक है। तो जिसके 4 जो MCQ क्वेश्चन हैं बहुविकल्पी वाले, वो आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। उसको हम लोग देखेंगे कि उसका आंसर क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है, ठीक है। एक अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी कितनी है, 5 मीटर। तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी आपको दी है और उसकी क्षमता बताना है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, फोकस दूरी के क्षमता, मतलब कि क्षमता का जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है, वो क्या होता है, ठीक है। तो लेंस की क्षमता का सूत्र ध्यान से समझिएगा। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, और इसको P से दिखाते हैं, पावर। लेंस की क्षमता P इक्वल टू होता है 1/f, 1/f। और f क्या होता है, फोकस दूरी होता है। किसकी, या तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी या अवतल लेंस की फोकस दूरी। तो f, लेकिन ये f किस में होना चाहिए, ये f होना चाहिए मीटर में। ये f किस में होना चाहिए, मीटर में। लेकिन अगर आपका जो फोकस दूरी है वो मीटर में नहीं है, तो जो इसकी क्षमता का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, P इक्वल टू 100/f। अब ये किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर में, ठीक है। और अगर मीटर में फोकस दूरी दी है तो 1/f लगा देंगे, और अगर सेंटीमीटर में फोकस दूरी दी है तो 100/f लगा देंगे। और जो क्षमता का मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर, जिसको D से डिनोट करते हैं, कैपिटल D से डिनोट करते हैं। D मतलब डायोप्टर, जो कि लेंस की क्षमता का क्या है, मात्रक है। तो हमारे पास जो फोकस दूरी थी, ध्यान से देखिएगा, अवतल लेंस है, और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। तो जो क्षमता आएगा वो ऋणात्मक आएगा। तो यहाँ पे देखिए फोकस दूरी कैसा दिया है, फोकस दूरी दिया है 5 मीटर, आपका मीटर में दिया है। तो जो क्षमता आएगा P इक्वल टू वो कितना आएगा, 1/f। अब ध्यान से देखिएगा, अवतल लेंस है तो जो फोकस दूरी होगी वो ऋणात्मक होगी, तो यहाँ पे -5 रखेंगे, ठीक है। माइनस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, मतलब ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/5, ठीक। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 5 दूना 10 हो गया, तो ये कितना आया, -2/10। अब नीचे अगर 10 है तो यहाँ से एक पॉइंट पे, मतलब एक स्थान पे दशमलव, तो ये कितना आ जाएगा, -0.2 डायोप्टर। ये आपका आंसर होगा, -0.2 डायोप्टर, ठीक। तो ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है 0.2 डायोप्टर, देखिए पॉजिटिव है, जबकि क्षमता क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, धनात्मक नहीं आएगा, ऋणात्मक। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है -0.2 डायोप्टर, तो यही हमारा सही आंसर होगा, -0.2 डायोप्टर, ठीक है। ये 2 डायोप्टर है और ये 5 डायोप्टर है। तो आपको इसमें नोट करने वाली क्या बात है, नोट करने वाली बात आपके लिए ये है, लेंस की क्षमता का जो सूत्र होता है वो ये होता है। अगर फोकस दूरी मीटर में है तो ये लगाएंगे, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो ये लगा लेंगे, ठीक है। दूसरी बात, उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी वो धनात्मक होगी, और अवतल लेंस की जो क्षमता होगी वो ऋणात्मक होगी। साथ साथ आप नोट करते चलिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। जो एक समतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी क्या होती है। तो आपके पास ऑप्शन है 0, दूसरा है अनंत, तीसरा है 25 सेंटीमीटर, और चौथा है -25 सेंटीमीटर। तो आपको याद रखना है कि जो समतल लेंस होता है, या समतल दर्पण जो होता है, सॉरी समतल लेंस नहीं, समतल दर्पण जो होता है, उसकी जो ये जो होती है फोकस दूरी वो अनंत होती है। क्या होती है, अनंत। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत।
कैसे हमको पता चलेगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है? तो आपको ये पता है कि जो फॉर्मूला होता है दर्पण का 1/f = 1/v + 1/u, और समतल दर्पण से जितनी दूरी पे आप वस्तु रखेंगे उतनी ही दूरी पे आपका क्या बनेगा? प्रतिबिंब। तो v और u क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट दर्पण के साइड रखा होगा तो माइनस आ जाएगा, तो वहां से कैंसिल होता है, 1/f आपका शून्य आ जाएगा और f क्या आ जाएगा? अनंत। तो आपको ये याद रखना है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? वो अनंत होती है। ठीक, अब आते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा? देखते हैं। आपका जो पहला है ऑप्शन वो है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। दूसरा जो है वह है वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। तीसरा है ध्रुव तथा फोकस के बीच। और चौथा है कहीं भी बन सकता है, वह वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा हमेशा और हमेशा दर्पण के फोकस दूरी और ध्रुव के बीच बनता है, छोटा बनता है और आभासी बनता है। ठीक है, हमेशा प्रतिबिंब क्या बनेगा उत्तल दर्पण द्वारा? आभासी, छोटा और दर्पण की फोकस दूरी और ध्रुव के बीच। तो इसका कौन सा आंसर हमारा सही होगा? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, ध्रुव तथा फोकस के बीच। ठीक, अब चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा, जो बहुविकल्पिक है। उसमें लिखा है जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। ठीक है, जब भी हम किसी भी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, जिसको हम वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि जब उसका वर्ण विक्षेपण होगा तो जो प्रिज्म के आधार से कौन सा रंग जो होगा वो सबसे दूर होगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा। अगर ये मेरे पास कोई प्रिज्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिए। अगर ये प्रिज्म है ए बी सी, प्रिज्म का जो बेस है वो बी सी है और जो प्रिज्म कोण है वो ए है, और अगर हम किसी भी श्वेत प्रकाश को यहाँ से गुजारेंगे, मान लीजिए हमने श्वेत प्रकाश को यहाँ से गुजारा, तो आपको पता है जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन। प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन। तो यहाँ से प्रकाश का अपवर्तन होगा, और बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना है अपवर्तन आपके पहले पृष्ठ से होता है। कितने पृष्ठ से? पहले पृष्ठ से। इस तरीके से, इस तरीके से। इस तरीके से आपका प्रकाश का जो होता है वो वर्ण विक्षेपण होता है। ठीक है, और इसमें जो रंग बनता है वो क्या बनता है? विबग्योर। आपको याद रखना है ट्रिक, विबग्योर। तो देखिए V का मतलब क्या होता है? वायलेट, और वायलेट का मतलब क्या होता है? बैगनी, और I का मतलब इंडिगो, और इंडिगो का मतलब क्या होता है? जामुनी। तीसरा क्या है? B मतलब होता है आपका ब्लू, ब्लू मतलब नीला, और ये क्या है? G मतलब होता है ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा, और Y मतलब येलो, येलो मतलब पीला, और O मतलब ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नारंगी, और R मतलब रेड, रेड मतलब क्या होगा? लाल। तो हमसे पूछा गया है कि जो प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग है वो बताइए। तो प्रिज्म का आधार हमारे पास क्या है? BC, और इससे दूरस्थ कौन सा है? इसके पास में कौन सा है? इसके पास में तो वायलेट है मतलब बैगनी, लेकिन इससे जो दूर है वो क्या है? रेड मतलब कि लाल। तो जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा होगा? पहला ऑप्शन, लाल जो होगा वो सही होगा। और आपको एक चीज और बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये जो विबग्योर है आपका, ये तरंग दैर्ध्य के घटते हुए क्रम में लिखा गया है। तरंग दैर्ध्य के घटते हुए मतलब सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होगा? लाल रंग का, और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होगा? बैगनी रंग का। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है आपसे प्रश्न कि इसमें न्यूनतम विचलन कोण
किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा? तो जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा उसका न्यूनतम विचलन कोण कम होगा, और जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा उसका न्यूनतम विचलन कोण ज़्यादा होगा। तो बैगनी रंग का न्यूनतम विचलन कोण ज़्यादा और लाल रंग का न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये 4 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक आपका जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे, तब तक आप ये देख लीजिए। सही है? रुको रुको, फोटो मत खींचो ऐसे, फोटो ये रे बना दें। हो गया? तो आते हैं अपने 5वें प्रश्न की ओर। ठीक है, जो कि हमारा एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। लॉन्ग आंसर है 4 नंबर का। क्वेश्चन क्या है, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। ठीक है, मतलब एक उत्तल दर्पण है, उससे 25 सेंटीमीटर पर एक वस्तु रखी है, तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु की लंबाई का आधा बन रहा है। तो आपको बताना है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी और दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो अवतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, लेकिन जो उत्तल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक। तो चलिए, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। कैसे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इसमें किसकी बात की है, पहले जो दिया है उसको रखेंगे। दर्पण से वस्तु की दूरी दी है। ठीक है, मतलब उत्तल दर्पण से वस्तु की दूरी u से दिखाते हैं। u की वैल्यू कितनी दी है, 25, -25 सेंटीमीटर रखेंगे। क्यों? क्योंकि दर्पण के सामने रखा है। दूसरा क्या है, वस्तु की लंबाई का आधा बनता है, मतलब जो प्रतिबिंब की लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई जिसको हम लोग h डैश से दिखाते हैं, ये वस्तु की लंबाई का आधा है। मतलब वस्तु की लंबाई h का आधा है। ठीक है, आधा मतलब आप 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो देखिए यहां से h डैश बराबर कितना आ गया, h/2 आ गया। तो आप इसको अगर नीचे लाएंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, h डैश अपॉन में h इक्वल टू 1/2। ठीक, ये मेरे पास आ गया। और आवर्धन का जो एक सूत्र है उसको रखेंगे। आवर्धन क्या होता है, आवर्धन जिसको रेखीय आवर्धन बोलते हैं, वो m बराबर होता है हमारे पास h डैश अपॉन में h इक्वल टू -v अपॉन में u। ये आपको याद रखना है कि रेखीय आवर्धन जो होता है वो होता है h डैश अपॉन में h बराबर -v अपॉन u। v क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी। देखिए h डैश अपॉन h हमको पता है, h डैश अपॉन h कितना पता है हमको, ध्यान से देखिए h डैश अपॉन h कितना है, 1/2। ठीक, और -v हमको नहीं पता है, और u कितना है, u है हमारे पास -25 सेंटीमीटर। ठीक, तो माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस। तो ये मेरे पास कितना आएगा, 1/2 इक्वल टू v अपॉन में 25। अब 25 बटे में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v की वैल्यू आएगी 25/2। भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से 2 × 2, 2 दूना 4, 1 दशमलव लग जाएगा, 2 × 5 10। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12.5 सेंटीमीटर। और v क्या है, दर्पण से
प्रतिबिंब की दूरी, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी आ गई 12.5 सेंटीमीटर, जो कि हमारा क्या पूछा गया था, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी आ गई 12.5 सेंटीमीटर। दूसरा क्या है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, दर्पण के सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो दर्पण का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, दर्पण का सूत्र वो हमारे पास होता है 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, इसमें f क्या होता है, दर्पण की फोकस दूरी, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। v हमने आपको बता दिया दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको u पता है और v भी पता है हमको, तो हम क्या करेंगे, f निकाल लेंगे। तो f निकालेंगे 1/f = 1/v। अब ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए ये 25/2 वाला ही रखते हैं। तो ये मेरे पास हो जाएगा 25/2 प्लस 1/u, और u की वैल्यू कितनी है -25 सेंटीमीटर। तो आया कितना, ये 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/25, और माइनस में प्लस का मल्टीप्लाई होकर कितना आएगा -1/25। ठीक है, देखिए ये जो हर है वो बराबर है, मतलब डिनोमिनेटर बराबर है, तो अंश को घटा देंगे। तो 1/f कितना आ जाएगा, 2 - 1/25, तो कितना आ जाएगा 1/25। तो इसको उलट देंगे, तो 1/f बराबर हो गया 1/25। तो इसको उलट देंगे तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। f कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। मतलब जो दर्पण की फोकस दूरी है, अब ध्यान से देखिए, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है, और धनात्मक आया है कितना 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आया है 25 सेंटीमीटर। और दूसरा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है 12.5। तो दर्पण से प्रतिबिंब की जो दूरी आएगी वो कितनी आ गई 12.5 सेंटीमीटर, और दर्पण की जो फोकस दूरी आ गई वो कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और नीचे जैसे ये लिखा हुआ है ना, वैसे ही आपको आंसर देना है। कैसे आंसर देना है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी कितना आ गया 12.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही आपको दर्पण की फोकस दूरी इसे नीचे लिख के आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो ये हमारे 5 क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है।